देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक इंसान की ज़िंदगी में किस्मत और उसका भाग्य एक अहम हिस्सा होता है। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दौर भी आ जाते हैं जिस समय हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं। एक दौर मैंने भी देखा था जो न सिर्फ मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ बल्कि कुछ महीनों के लिए मैं पूरा टूट गया था। पापा की मौत के बाद मानो घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आन पड़ी। इंसान की मेहनत ही उसको ऊपर लाने में अहम रोल अदा करती है। मैं पूरी मेहनत करके अपने आप को उस जगह तक पहुंचाना चाहता था जहां तक मेरे गांव का कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। जिंदगी में हो रहे अजीब अजीब किस्सों ने भी मुझे बैकफुट पर धकेल दिया था। पहले पापा का इस दुनिया को छोड़ देना और फिर मेरी बहन के द्वारा कुछ अजीब हरकतें करना। पिछले 4 दिनों से मेरी बहन के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। वो अचानक ही रोने लगती और घर वालों से लड़ाई झगड़े करने लगती। उसकी गाली गलौज तो कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब मेरे घर के सारे लोग उससे तंग आ चुके थे। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे मामा ने उसकी सगाई करवा दी और बहुत जल्दी उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सभी घर वालों के दिल को पूरी तरह से दहला दिया था। एक रात जब मेरी मम्मी शाम को खीर बनाकर छत पर गई तो उन्होंने देखा कि मेरी बहन छत पर बैठी बैठी किसी से बातें कर रही थी। मम्मी को ठीक से तो नज़र नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो एक काला साया उसके सामने खड़ा है और वो किसी से बात कर रही है। उसे एक भारी आवाज़ आ रही थी जो किसी आदमी की आवाज़ लग रही थी। मम्मी नहीं जानती थी कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस कारण वो बिना कुछ सोचे समझे उस साए के सामने खड़ी हो गई। मात्र 1 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा माहौल बदल गया। आसमान में काले बादल छाने लगे, लेकिन ये काले बादल सिर्फ मेरे घर के ऊपर मंडरा रहे थे। मेरी मम्मी की आवाज़ से मैं फटाफट छत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मम्मी बेहोश अवस्था में छत पर गिरी थी और मेरी बहन भी मम्मी के सिरहाने बैठी थी। किसी तरह मैं मम्मी को नीचे रूम में लेकर गया। होश आने के बाद मम्मी ने मुझे सारी बात बताई, लेकिन उस 1 सेकंड में क्या हुआ जो कोई भी समझ नहीं पाया, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन अब हमें इतना समझ आ चुका था कि मेरी बहन की मानसिक स्थिति अभी ठीक है, लेकिन किसी काली शक्ति ने उसे अपने चंगुल में फंसा रखा है, जिसे दूर करने के लिए हमें किसी तांत्रिक की आवश्यकता होगी। उसी दिन मैं हमारे गांव में मौजूद श्याम बाबा के मंदिर में रहने वाले एक पुजारी बाबा के पास पहुंचा और इस बारे में बात करने लगा। उस वक्त तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मगर बाद में उन्होंने बताया कि कोई भी काली ताकत किसी भी लड़की का पीछा परफ्यूम की वजह से करती है या फिर मिठाई जैसी चीज़ें या उसके सौंदर्य को अपनाना चाहती है। पुजारी बाबा ने बताया कि इस बुरी ताकत को उसके शरीर से निकालने के लिए हमें अमावस्या की रात का इंतज़ार करना होगा। भले ही अमावस्या की रात काली शक्तियों के लिए अहम होती है, लेकिन ग्रहों की माने तो इस दिन कुछ ऐसा भी होता है जो अच्छी शक्तियों के लिए अहम होता है। और याद से उस दिन रंजना के अंदर उस ताकत का पूरा जोर होना चाहिए। फिर क्या था, मैं अपने घर लौट गया, लेकिन मेरी बहन के कारनामे अब बढ़ते ही जा रहे थे। हर दिन वो लगातार अजीब और अटपटे हरकतों को अंजाम देने लगते। अमावस्या की रात को अभी काफ़ी वक्त बचा था, मगर एक दिन हमें उस डैन का असली रूप देखने को मिला जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात का समय था, शनिवार की शाम थी और शनिवार तो वैसे भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों के लिए एक खौफनाक रात मानी जाती है। उस दिन मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी मुझे अपने घर के अंदर से फूलों की अजीब सी महक आने लगी। ये खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने घर से बाहर निकल गया। बाहर जाने पर पता चला कि सुगंध तो मेरे घर के अंदर से आ रही है। फिर कुछ देर तक तो मैं यूं ही घर के बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे मुझे अपनी बहन के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें आईं तो मैं भागता हुआ उसके कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि बगल में मौजूद दीवार से वो लटकी हुई थी। उसका पूरा शरीर उल्टा था। सच में वो पल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तभी मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई तो सभी लोग कमरे में दाखिल हुए। तभी हमने देखा कि उसका चेहरा बार बार उसके शरीर से बाहर निकल रहा था। कोई परछाई थी जो उसके अंदर घुसी हुई थी और वो उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और इतने में ही वो अपने बिखरते हुए बालों के साथ एक भारी आवाज़ में बोली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, इसकी मौत ही मेरा मकसद है। ये पल हमारे लिए इतना ज़्यादा खौफनाक था कि हम में से कोई नहीं था जो मेरी बहन के सामने बोल सके।
हम सभी की गर्दन नीचे झुकी हुई थी और हमारे हाथ और पैर कांप रहे थे। उसके दांतों में कटकटी छुपी हुई थी और वो अपने दांतों को आपस में टकराते हुए बोली, तुम लोगों को अमावस्या का इंतजार है ना, उस दिन मैं इसको मार दूंगी। अब मेरी मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे और ये दर्द बता रहे थे कि उनकी बेटी कितनी गंभीर अवस्था में है। मैंने अपनी मम्मी को आश्वासन देते हुए कहा, मम्मी चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। उसी समय साधु बाबा के द्वारा प्रदान किया गया एक पाउडर जैसा एक प्रोडक्ट जो मैंने अपनी बहन के शरीर पर छिड़क दिया और उसका प्रभाव कुछ यूँ हुआ कि वो अचानक ही नॉर्मल हो गई और उसको बिस्तर पर लिटा दिया गया। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी सभी के अंदर डर बैठा हुआ था कि अब आगे क्या होगा या फिर अमावस्या की रात घातक सिद्ध होने वाली है। अपनी बहन से छुपते छुपाते हमने एक पूजा का आयोजन किया जो हमारे पुराने घर में थी। पंडित बाबा को बताए अनुसार करीब 2 घंटे के लिए हम उसी काम में जुटे रहे। तकरीबन 2 घंटे तक 11 नारियल, सिंदूर व मेकअप की कुछ चीज़ों की सुविधा की गई और उसके बाद नींबू के साथ साथ कुछ अजीब चीज़ों को भी उस हवन में विद्यमान किया गया। मुझे तो हवन के इस रूप को देखकर ही डर लग रहा था कि आने वाली बाधा से मेरा क्या हाल होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता। समय बीतता रहा, रात के करीब 8 बजने को आए और उसी दौरान मेरे मामा जी ने मेरी बहन को उस हवन में दाखिल किया। जैसे वो उस स्थान तक पहुंचे तो उसका शरीर अजीब हरकतों को एक बार फिर अंजाम देने लगा। उसकी दोनों आंखें पहले से ज़्यादा चौड़ी हो चुकी थी। उसका रूप डरावना लग रहा था और उसके हाथों में एक अजीब सी शक्ति फील हो रही थी, मानो अब ये कुछ भी कर सकती हैं। और इतने में उसने मेरे मामा को एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा दिया और ज़मीन पर फेंक दिया। वो मेरे मामा की तरफ दूसरी बार बढ़ रही थी कि उसे साधु बाबा ने बाध्य किया। उन्होंने एक कठपुतली की सहायता से उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और इधर उधर चक्कर काटने लगी। शायद अभी भी उस भूतनी का संपूर्ण समर्पण हुआ नहीं था। ये चुड़ैल को नॉर्मल शक्ति नहीं है, इसे बेहद दर्दनाक मौत मिली है। इसका क्रोध 7वें आसमान पर है। तुम सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। जिस घर में इस हवन को करवाया जा रहा था उसके बगल में लंबे लंबे खंभे लगे हुए थे। हम सभी उन खंभों के पीछे जाकर छिप गए ताकि कोई भी बाधा हमारे ऊपर कहर ना ढा सके। फिर मैंने देखा कि एक ऐसा अकाल्पनिक नज़ारा जिसके ऊपर कोई भी विश्वास ना कर सके। मेरी बहन के शरीर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं पहले तो बाहर निकलने लगा, लेकिन बाद में वो वापस से उसके शरीर में घुस गया। पहले तो उस पंडित बाबा ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, तुम कौन हो और इसे क्यों परेशान कर रही हो? लेकिन सामने से सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। मैं अपने वादे के अनुसार इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पंडित बाबा के हाथ में लोहे का एक चमचा था तो उन्होंने उसे गर्म करके रंजना के हाथ पर दे मारा। तभी वो जोर से चीखने लगी और इसी के साथ ही जोर जोर से वो रोने लगी। फिर पंडित जी ने एक बार फिर उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो अपने हट से पीछे नहीं हटी। वो अपनी भयंकर दृष्टि से पंडित बाबा को घूरने लगी। पंडित बाबा को पता था कि इसे कैसे कंट्रोल में करना है। तभी उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक पानी की बोतल निकाली और उस पानी की बोतल को देखते ही उस भयानक चुड़ैल के अंदर सनसनी मच गई। शायद उसके ऊपर कुछ इफेक्ट तो हुआ था। वो अचानक ही डर के मारे उस बोतल की तरफ देखने लगी। साधु बाबा ने उस बोतल के अंदर से पानी की कुछ छींटे निकाली और मेरी बहन के ऊपर फेंक दी। हमें जो चीज़ पानी में नजर आ रही थी वो रंजना के शरीर पर गिरते ही आग में तब्दील हो गई। इस बार रंजना जोर जोर से चिल्लाने लगी और तुरंत ही उसने उस साधु बाबा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ लफंगों ने मेरे साथ गलत काम करके मुझे बीच जंगल में अकेला छोड़ दिया। रंजना के मुख से निकलने वाले ये शब्द किसी और के लग रहे थे। साधु बाबा ने बताया कि सालों पहले इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, फिर उसे एक बोतल में कैद किया गया था और गलती से रंजना ने उस चौराहे में कदम रख दिया था, जिस कारण उसका साथ लेकर हर किसी से बदला चाहती है। उस साधु बाबा ने पूरी तरह से हमारी मदद की। उन्होंने उस भयानक चुड़ैल को एक कांच की शीशी में कैद किया। सच कहूँ तो मैंने भी उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था और तब से लेकर आज तक भूतों पर विश्वास करना मेरा मकसद सा बन गया। आज भी मैं इस घटना को याद करके कांप उठता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा दौर था जब मैंने क्या कुछ नहीं देखा और साथ ही अपने पिता को भी खोया था और साथ ही अपनी बहन को ऐसे दर्द में देखा था। पंडित बाबा ने बहुत मुश्किल से मेरी बहन को बचाया था। अगर कोई और पंडित उनकी जगह होता तो शायद मेरी बहन को बचाने में असमर्थ रहता, क्योंकि वो बुरी शक्ति बेहद खतरनाक थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।